नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। कोरोना के चलते जहां पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, इसकी वजह से तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो वहीं हाल ही में चीन के सांख्यिकी विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले 2020 की पहली तिमाही के दौरान 8.1% तक सिकुड़ गई है। पिछले 3 दशकों में ये गिरावट पहली बार देखी गई है और इसकी वजह है कोरोना, जिसकी मार के चलते एक तरफ चीन को अपने उत्पादन केंद्रों को बंद करना पड़ा, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में इस महामारी के प्रकोप के चलते दूसरे कई देशों में चीनी माल की खपत में भी भारी कमी आ गई है। चीनी माल के विदेशी ग्राहकों ने या तो अपने ऑर्डर को स्थगित कर दिया या उन्हें कैंसिल ही कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले ऑर्डर्स के भी भुगतान अब तक नहीं हो पाए हैं, जिसका असर चीन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कोरोना महामारी के पहले से ही अमेरिका ने चीन के विरोध में व्यापार युद्ध छेड़ रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयात शुल्क बढ़ाते हुए चीन से आने वाले आयातों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था और कोरोना महामारी के बाद तो अमेरिका ने चीन पर इस वायरस को जानबूझकर फैलाने या उसके खतरों को दुनिया से छिपाने के बारे में कई आरोप भी लगाए। अमेरिका ने इसकी तहकीकात भी शुरू कर दी है। स्वाभाविक है कि इस सब के चलते चीन से अमेरिका को निर्यात पर असर पड़ेगा। वहीं इस संकट के दौर में दुनिया के ज्यादातर देश जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए अभी भी चीन पर निर्भर हैं। मेडिकल उपकरण, टेस्ट किट, मास्क, सैनिटाइजर समेत कई चीजों का आयात चीन से ही हो रहा है, लेकिन चीनी सामान की खराब क्वालिटी के चलते वो देश चीन से नाराज हैं और कई मामलों में खराब क्वालिटी के कारण चीन की खेपों को वापस भी किया जा चुका है। कई देश ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना महामारी के पीछे चीन जिम्मेदार है। कई जगहों पर तो चीन से हर्जाना तक वसूलने की बात चल रही है। पिछले 2 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी सामानों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां बड़ी तादाद में अलग अलग देशों में निवेश भी कर रही थी, लेकिन चीन के प्रति बढ़ते अविश्वास के चलते दुनिया के कई देश उसके साथ अपने आर्थिक संबंधों के बारे में एक बार फिर से पुनर्विचार करने लगे हैं। अमेरिका ने तो यहां तक कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण दुर्घटनावश हुआ है या षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इसकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर चीन को उसके परिणाम भुगतने होंगे। दुनिया भर में कंपनियों की दुर्दशा और उनके शेयरों की कीमतें घटने के कारण चीन की सरकारी और निजी कंपनियां उनके अधिग्रहण की फिराक में हैं। उनके इस अनुचित प्रयास को रोकने के लिए कई देशों ने अपने विदेशी निवेश नियमों में बदलाव कर ऐसे निवेश को अमान्य किया है। हाल ही में भारत ने भी अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत चीन समेत उन सभी देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा जिनकी सीमा भारत से जुड़ी हुई है। कई देश जो चीन से दूरी बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। आज दुनिया की लगभग 1000 कंपनियां अपना उद्योग चीन से स्थानांतरित कर भारत में स्थापित करने की इच्छुक हैं और इसके लिए वो केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य आधिकारिक संस्थानों से बातचीत भी कर रही हैं। इनमें से 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरणों और कपड़ों का उत्पादन करती हैं। ये कंपनियां अब भारत को व्यापार के लिए सबसे बेहतर जगह मान रही हैं। आज के दौर में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया चीन पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इन कंपनियों को अब इसके लिए भारत में परिवेश अनुकूल दिखाई दे रहा है और वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ता हुआ वैश्विक रैंकिंग में 63वें स्थान पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स भी घटाकर सिर्फ 15% कर दिया गया है। निवेश की दृष्टि से भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ये कॉर्पोरेट टैक्स दर सबसे कम है। वर्तमान में काम करने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की ये दर 22% है, जो कि पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में सबसे कम है। कुछ समय पहले कॉर्पोरेट टैक्स दरों में इस बदलाव का फायदा ये होगा कि एक तरफ नए निवेशक यहां आने के लिए प्रोत्साहित होंगे और पहले से काम करने वाले भारत से कहीं और नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इससे कम टैक्स वाला कोई देश नहीं है जहां पर वो जा सके। वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ समय से दुनिया में भारत की साख बढ़ाने वाले कदमों से भारत का नाम
काफी सम्मान से लिया जा रहा है। इस संकट के समय जब दुनिया के बड़े और अमीर देश असहाय दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में समझदारी, सख्ती और नागरिक सहयोग से जिस तरह भारत इस संकट से निपट रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील समेत कई देशों को दवाई उपलब्ध करा रहा है, इससे भारत की साख दुनिया में और बढ़ रही है। भारत की इसी बढ़ती साख का नतीजा है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार कई भारतीय दवाओं को बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ अनुमति मिली है। संकट के समय में भी दवाओं की आपूर्ति कर भारत ने दुनिया का दिल जीत लिया। इस अनुकूल परिवेश का फायदा उठाते हुए भारत अपनी जमीन पर दवाइयों, मेडिकल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, केमिकल समेत अनेक उत्पादों के उत्पादन में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वैसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चीनी वायरस भारत के लिए संकट और चुनौती कम और मौका ज्यादा लेकर आया है। पिछले करीब 2 दशकों से वैश्विक बाजार में धूम मचाने वाला और वैश्विक निवेशकों का चहेता चीन आज न सिर्फ निवेशकों की बेरुखी झेल रहा है, बल्कि पहले से स्थापित विदेशी कंपनियां चीन से कूच की तैयारियां कर रही हैं। जापान सरकार ने चीन से कूच करने वाली अपनी कंपनियों को $2 अरब की मदद देने का भी फैसला कर लिया है, ताकि वो आसानी से इस काम को अंजाम दे सके। उधर पिछले 1 दशक में अपने विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक शक्ति के बलबूते चीन की सरकार और कंपनियों ने दुनिया भर में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। विश्व भर में चीन की सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने बड़ी संख्या में कंपनियों का अधिग्रहण ही नहीं किया, बल्कि अफ्रीका समेत कई मुल्कों में उन्होंने बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन की सरकार और सरकारी एवं निजी कंपनियों ने भारी मात्रा में दुनिया के 65 से ज्यादा देशों के संरचनात्मक ढांचे में निवेश करना शुरू कर दिया। ये कहकर कि इस परियोजना से न सिर्फ उनके संरचनात्मक ढांचे का विकास होगा, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े सड़क, रेल, जलमार्ग का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन इस तरह उन्होंने दुनिया के मुल्कों को सिर्फ अपने कर्ज के जाल में फंसाया। उन्होंने ऐसी बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया जिसकी व्यावसायिक जरूरत ही नहीं थी, पर उस पर किया गया खर्च उन देशों पर कर्ज को बढ़ाता चला गया। चीन की कंपनियों को ठेके मिले और चीनी कार्मिकों को काम मिला, लेकिन उन मुल्कों को मिला तो सिर्फ कर्ज का बोझ, ऐसा बोझ जो वो उतार ही नहीं पाएंगे। कई देशों में चीन का राजनीतिक दखल भी बढ़ चुका था, जिससे उन देशों की जनता त्रस्त है। यही नहीं, चीन की कई कंपनियां दुनिया भर में चल रहे व्यवसायों का अधिग्रहण करने में लगी हैं। भारत में पेटीएम समेत कई पेमेंट कंपनियों और अलग अलग क्षेत्रों में कंपनियों का अधिग्रहण चीन ने किया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार की स्टार्टअप योजना के तहत शुरू किए गए स्टार्टअप व्यवसायों को भी चीन निवेशकों की फंडिंग के जरिए कब्जा लगातार कर रहा था। चीनी कंपनियां चीनी सामानों और चीन के प्रस्तावित बेल्ट रोड के प्रति दुनिया का पहले से रुख बदल ही रहा था। दुनिया को समझ आ रहा था कि चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस करने, उन्हें कर्ज के बोझ में दबाने, रोजगार को खत्म करने, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के रास्ते डाटा पर कब्जा जमाकर सामरिक दृष्टि से उन्हें कमजोर कर रहा है। पिछले 2 महीनों में परिस्थितियां चीन के खिलाफ और ज्यादा हो चुकी हैं। चीनी वायरस के कहर के कारण दुनिया भर में एक तरफ विनिर्माण प्रभावित हुआ, तो दूसरी तरफ कई देशों की आपातकालीन परिस्थितियों के चलते चीन से मास्क, पीपीई किट्स और कोरोना टेस्ट किट्स की मांग बढ़ गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन ने न सिर्फ कीमतें बढ़ा दी, बल्कि घटिया सामान भी निर्यात करना शुरू कर दिया। ऐसे में पहले से ही चीन से शुरू हुए वायरस से त्रस्त देशों का चीन के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने चीन से आए घटिया सामान को लौटा दिया। कई देशों ने तो चीन को इन सामानों की कीमत का भुगतान भी करने से साफ इनकार कर दिया। आज भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों के नागरिक भी जागरूक हो रहे हैं और चीन से आने वाले सामानों को लेकर उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। खैर, भारत के लिए ये अनुकूल दशा कही जा सकती है। दुनिया भर में चीन के प्रति गुस्से और उसके कदमों के चलते भविष्य में चीन के दूसरे मुल्कों के साथ आर्थिक संबंध अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि चीन ने पिछले 2 दशकों में भूमंडलीयकरण का जो फायदा उठाया, उसके आगे का रास्ता उसके लिए इतना भी आसान नहीं होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।